आज के लेक्चर में हम रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली यूज होते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए, और रेगुलर लैंग्वेजेस में जो चीज़ डिफाइन की जाती है बेसिकली रेगुलर लैंग्वेजेस के वर्ड्स की लेंथ और उनका पैटर्न हम डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम पहले देखते हैं कि हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया था कि एक ए स्टार जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज हमें डिफाइन करके देता है जिसमें वर्ड्स की लेंथ जो है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। इसी तरह जो है वो ए प्लस को हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसे वर्ड इससे जनरेट होंगे जो कि जिनकी लेंथ 1 से ग्रेटर होगी और सो ऑन जो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है वो लेंथ के वर्ड इसमें आ सकते हैं। तो इस अगर हम इसी को लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए स्टैरिक जो है वो इस लैंग्वेज को L1 लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है जिसमें वर्ड जो है वो एप्सिलॉन से लेके लेंथ 1 लेंथ 2 और लेंथ 3 तक के डिफाइन हो रहे हैं। अगर हम ए प्लस को कंसिडर करें तो L2 को बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि जिसमें जो है वो लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, सिंगल ए, डबल ए, 3 एज एंड सो ऑन। और इनको जो है वो अगर हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपली हम जो है वो ए स्टैरिक लिखेंगे तो ये बेसिकली लैंग्वेज 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और अगर ए प्लस लिखेंगे तो ये बेसिकली लैंग्वेज 2 को डिफाइन कर रहा होगा। और इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ए स्टार और ए प्लस जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं फॉर लैंग्वेज L1 एंड L2। हाँ, इसी तरह से हम जो है वो थोड़े से वेरिएशन भी इनमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि ए प्लस को हम लिख सकते हैं ए कंकैटिनेटेड बाय ए स्टैरिक, और या फिर हम जो है उसको लिख सकते हैं ए स्टैरिक कंकैटिनेटेड बाय ए। तो ये हम 3 रेगुलर एक्सप्रेशंस बेसिकली जो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं ये तीनों एक ही लैंग्वेज जो कि L2 है उसको डिफाइन कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन में पहला स्टेप ये है, हम कहते हैं कि एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग एप्सिलॉन इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, कि आप जो है वो लैंग्वेज के सारे अल्फाबेट्स जो कि उसके सेट ऑफ अल्फाबेट्स में डिफाइन होंगे वो, और उसके साथ एप्सिलॉन को मिला के आप कोई भी जो लैंग्वेज का वर्ड बनेगा वो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जब लैंग्वेज के रेगुलर एक्सप्रेशन हमने डिफाइन करना है तो हम सेट ऑफ अल्फाबेट्स के अंदर जो सिंबल्स हैं वो प्लस एप्सिलॉन इनको यूज करते हुए रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो मेन 4 स्टेप्स फर्दर इन्वॉल्व हैं, जिसमें अगर हम सपोज करें कि हमारे पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशन हैं, एक को हम कह रहे हैं R1 और दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन को हम कह रहे हैं कि R2, तो हम R1 को पेरेंथेसिस में लिखें तो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा। हम R1 R2 को कंकैटिनेट कर सकते हैं, यानी पहले R1 आ जाएगा उसके बाद R2, और हम R1 और R2 का यूनियन भी ले सकते हैं कि R1 प्लस R2, और हम किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का जो वो क्लीन स्टार भी ले सकते हैं या क्लीन क्लोजर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इन चारों वेज में हम जो है वो उसी रेगुलर एक्सप्रेशन को इंडिपेंडेंटली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके भी आगे नए रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और स्टेप 3 में है नथिंग एल्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसके अलावा यानी हम जो है वो लैंग्वेज के अल्फाबेट्स एप्सिलॉन पेरेंथेसिस प्लस जो कि R के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है और उनकी कंकैटिनेशन या स्टैरिक, इसके अलावा कोई भी सिंबल हम रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज नहीं कर सकते। अब अगर हम जो है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है तो हम पहले एक लैंग्वेज डिफाइन करते हैं जिसको हम कह रहे हैं कि ये लैंग्वेज L है, जो कि जिसमें जो वर्ड्स हैं वो एप्सिलॉन से स्टार्ट हो रहे हैं और ऑनवर्ड हैं, तो ये बेसिकली लैंग्वेज है। अब अगर इसी का हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करना हो तो पहले हम देखेंगे उस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स। तो इसमें अल्फाबेट एक ही है जो कि X है, और अब हम इस लैंग्वेज का जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें लेंथ के ऊपर जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेंथ 0 भी हो सकती है और इनफिनाइट भी हो सकती है, और पैटर्न के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस लैंग्वेज में कि X है उसकी मल्टीपल अकरेंसेस किसी भी ऑर्डर में आ सकती हैं। तो मीन फिर हम इसको जो है वो क्लीन स्टार के थ्रू या क्लीन क्लोजर के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम उसी लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स हैं उनका क्लीन स्टार ले लेंगे जिसको सिंपली हम लिख सकते हैं X स्टार या X क्लीन स्टार।
इसी तरह अगर हम एक लैंग्वेज कहते हैं कि ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो है वो एक्स वर्ड्स की जो लेंथ है 1 से स्टार्ट होती है और सो ऑन जो है वो बढ़ती जाती है, तो इट मीन्स कि अगर हम इसी लैंग्वेज को इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं कि एक्स प्लस। अब अगर यहीं पे हम वापस आए, जो कि हमने रिकर्सिव डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो जहाँ पे हमने देखा था कि हम एक बेस केस डिफाइन करेंगे, तो बेस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक्स प्लस वाले में जो मिनिमम लेंथ है बेसिकली एक्स है, मिनिमम लेंथ जो है वो एक्स है, और एक सिंगल एक्स हम लिखेंगे तो ये उस लैंग्वेज का मिनिमम लेंथ वाला वर्ड बनेगा, और ये बेसिकली हमारा जो है वो उस लैंग्वेज में जो मिनिमम लेंथ वाला वर्ड है वो बेसिकली हमारा बेस केस बनता है। अब उसके बाद हमने एक फार्मूला डिफाइन करना है और फिर उसी फार्मूले का हम जनरलाइज कर देते हैं। तो अगर हमने एक सिंगल एक्स लिया और उसके बाद हम फर्दर आगे फार्मूला देखते हैं कि अगर हम इसके साथ एक एक्स कंकैटिनेट करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें या जितने भी करते जाएं कोई इश्यू नहीं है, तो हम इसको पॉजिटिव क्लोजर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड भी हम देखें जो कि पहली लैंग्वेज है जिसमें एप्सिलॉन भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे हमारा जो बेस केस है वो बेसिकली एप्सिलॉन आएगा। तो अब एप्सिलॉन के साथ हम कहते हैं कि हम एक्स कंकैटिनेट कर सकते हैं। अगर एप्सिलॉन के साथ हम एक एक्स कंकैटिनेट करें तो 1x आ जाएगा, हम 2x भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सो ऑन जितने एक्सेस चाहें वो कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम उसको जो है वो एक्स क्लीन स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका जो बेस केस है बेसिकली एप्सिलॉन तो नहीं लेंगे, एप्सिलॉन तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होगा, और उसके बाद फिर जो है वो हम नेक्स्ट लेंथ 1 से स्टार्ट ले सकते हैं जो कि बेस वर्ड उसका x बनेगा। तो इट मीन हमने एप्सिलॉन के साथ एक x कंकैटिनेट करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें या 5 करें तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम क्लीन स्टार एप्सिलॉन को भी कैटर कर रहा है तो इसे अलग से रिप्रेजेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अब हम एक और लैंग्वेज लेते हैं जिसको हमने कहा कि इस लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स हैं वो ए बी हैं, और लैंग्वेज हम कह रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए और बी। अब ए और बी को यूज करते हुए जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं वो सारे उस लैंग्वेज में आएंगे। अब यहाँ पे भी अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो मिनिमम लेंथ बनती है वर्ड्स की वो एप्सिलॉन है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं तो या तो अकेला ए है लेंथ 1 वाला या अकेला बी है। तो या अकेला ए या अकेला बी अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इट मीन हम लिखेंगे एप्सिलॉन कॉमा ए और कॉमा बी। इट मीन्स ए और बी जो है वो, तो एप्सिलॉन को अगर हम कंसिडर ना करें क्योंकि जब हम लेकिन अगर हम इसको कंसिडर करें तो हमें लिखना पड़ेगा ए कॉमा बी। तो ए कॉमा की बजाय हम यहाँ पे प्लस, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इन ब्रांचेस के अंदर ए प्लस बी है, तो हम यहाँ से फिलहाल हम यहाँ पे स्टैटिक को कंसिडर नहीं कर रहे, तो हम जो है वो या तो ए ले सकते हैं या से या सिर्फ बी ले सकते हैं। इसको उर्दू में अगर हम कहें तो ये बेसिकली या के मीनिंग में आता है, इंग्लिश में हम कहें तो ये और के मीनिंग में आता है। तो यहाँ से हम इन ब्रांचेस में थे या तो हम एट अ टाइम सिर्फ ए गेट कर सकते हैं या हम यहाँ से सिर्फ बी गेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके ऊपर इसकी लेंथ पे। तो लेंथ के ऊपर इस लैंग्वेज में हम देखें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेंथ 0 के वर्ड्स भी इस लैंग्वेज से आएंगे, यानी एप्सिलॉन। लेंथ 1 के जो कि सिंगल ए या सिंगल बी भी इसी लैंग्वेज का वर्ड बनता है। उसके बाद अगर हम देखें तो डबल लेंथ के सिर्फ एज हो या सिर्फ बीज हो तो वो भी इसी लैंग्वेज के वर्ड्स बनते हैं, या ए और बी का कोई भी कम्बिनेशन किसी भी ऑर्डर में आ जाए। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि यहाँ पे इस लैंग्वेज में ना ही तो इस लैंग्वेज के वर्ड्स की लेंथ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना ही उनके पैटर्न के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है। जब भी हमारे पास इस तरह ये ओपन मिलेगा सब कुछ, तो इसका मतलब ये है कि इस लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनकी लेंथ 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकती है, और उसमें ए और बी की जो अकरेंसीज हैं वो किसी भी ऑर्डर में, जो अरेंजमेंट है कि उसके वर्ड्स में वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। तो फिर हमारे लिए जो सिंपल सा सॉल्यूशन बनता है वो ए प्लस बी होल स्टेरिक है। अब होल स्टेरिक का मतलब ये है कि हम जो है वो यहाँ से अगर ए गेट करें, अगर हम इसकी लेंथ 0 कंसिडर करेंगे इसकी पावर, तो हमें यहाँ से एप्सिलॉन मिलेगा। अगर हम 1 कंसिडर करेंगे तो या तो हमें एक ए मिलेगा या एक
बी हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे तो या तो 2 A's मिलेंगे या 2 B's मिलेंगे, या फिर हम एक A ले लें और दूसरी बार उसमें से B ले लें। इसको हम एक लूप की तरह भी देख सकते हैं कि आप पहली आइट्रेशन में एक गेट करेंगे, या तो एक A, और अगर आप पावर 2 लिया है तो आप सेकंड आइट्रेशन में फिर A या B में से कोई एक गेट करेंगे, सेकंड भी आप A लेते हैं तो आपको डबल A मिल जाएगा। लेकिन अगर पावर 2 ही है तो आप फर्स्ट टाइम उसमें से एक B गेट करते हैं, सेकंड टाइम फिर आप उसमें से B लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो इट मीन आपको डबल भी मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी हमने पावर 2 ही कंसीडर किया है तो हम फर्स्ट टाइम अगर वहां से A ले लेते हैं और सेकंड टाइम फिर हमारे पास ऑप्शन है पावर A या B दोनों में से, तो हम एक जो है वो B ले लेते हैं, तो हमें जो वर्ड मिलेगा वो A B मिलेगा। अगेन पावर 2 के साथ ही अगर हम फर्स्ट टाइम उसमें से B गेट कर लें और सेकंड टाइम उसमें से A गेट कर लें तो हमें B A स्ट्रिंग मिलेगा। इस तरह अगर लेंथ 3 लें तो इट मीन हमारे पास 3 बार ऑप्शंस होंगी कि हम उनमें से A और B में से क्या सिलेक्ट करते हैं, और तीनों बार हम सेम अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं। अगर तीनों बार आप A सिलेक्ट करेंगे तो 3 A's आ जाएंगे, तीनों बार आप B सिलेक्ट करेंगे तो 3 B's आ जाएंगे, और अगर आप इनको अल्टरनेटिवली भी सिलेक्ट करते जाएंगे तो आपको इनके डिफरेंट कम्बिनेशन जो हम वहाँ से गेट कर सकते हैं। अब अगर हम एक और लैंग्वेज कंसीडर करें जिसमें लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग एग्जैक्टली डबल ए। डबल ए का मतलब ये है कि 2 A इकट्ठे आ रहे हों। अब 2 A इकट्ठे आने का मतलब ये है कि इसमें अगर हम कंस्ट्रेंट्स देखें दोनों, क्योंकि पहली जो चीज़ हमने देखनी होती है एक लैंग्वेज में वो ये देखना होता है कि उसमें जो है वो कंस्ट्रेंट्स क्या है, उसकी पैटर्न के ऊपर और उसकी लेंथ के ऊपर। अब पैटर्न में यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेंथ के ऊपर भी एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम के ऊपर कोई लेंथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो डबल ए है कि इसमें एग्जैक्टली डबल ए आना चाहिए। अब एग्जैक्टली के मीनिंग बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली का मतलब है कि एक बार ही डबल ए आ सकता है, एग्जैक्टली डबल ए। जब एग्जैक्टली का वर्ड यूज किया जाता है तो इट मीन इसमें 2 A ही आएंगे। ए के ऊपर सेक्शन लगा दी गई कि A इसमें 2 ही आएंगे और सिर्फ 2 आएंगे, 2 से ज्यादा ना ही 2 A आएंगे। 2 से A जो है वो 2 से ज्यादा भी नहीं हो सकते, A जो है वो 2 से कम भी नहीं हो सकते, और वो जो 2 A होंगे वो इकट्ठे होंगे। यहाँ पे ये भी नहीं है कि एक A के बाद B और फिर A, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डबल का मतलब यही है कि 2 A इकट्ठे आएंगे। और एग्जैक्टली डबल A का मतलब यह है कि उसमें सिर्फ 2 A ही होंगे, 3 A नहीं हो सकते, 1 A नहीं हो सकता, अकेला B इसमें नहीं हो सकता। A होंगे तो एग्जैक्टली जो है वो 2 A होंगे। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि B के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम अगर रिकर्सिव डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है डबल ए। तो बेस केस जो बनेगा वो डबल ए बनेगा। तो सबसे पहले हमने बेस केस डिफाइन करना है। अब डबल ए हमारा बेस केस है क्योंकि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि 2 A एग्जैक्टली आएंगे ना ए। अब A 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, A 2 से कम नहीं हो सकते, तो इट मीन A वाला जो अल्फाबेट है वो तो हैंडल हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा अल्फाबेट है वो B है। B के ऊपर अगर हम देखें तो लैंग्वेज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, B ओपन है। B के पैटर्न के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, B की लेंथ के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी लैंग्वेज के वर्ड्स के स्टार्ट में भी B आ सकते हैं और लैंग्वेज के जो वर्ड्स के एंड पे भी B आ सकते हैं, और लेकिन 2 A's के दरमियान B नहीं आ सकता। तो फिर हम इसको अब B के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जनरलाइज करना पड़ेगा। फार्मूला हमारा जो है वो ये होगा कि हम इसके स्टार्ट में भी B आ सकता है, नहीं भी आ सकता। नहीं भी आ सकता तो इसमें 0 लेंथ है, और कितने B स्टार्ट में आ सकते हैं वो अनलिमिटेड है। तो इट मीन हम फिर जो है वो B स्टैटिक ले लेंगे स्टार्ट में। फिर हम देखेंगे दूसरी ऑप्शन एंड पे क्या A's के एंड पे B आ सकता है, तो आ सकता है। कहीं पे लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हमें सारी ऑप्शंस को देखना होगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब इस तरह की लैंग्वेज, तो वो कहते हैं जी डबल ए, बस 2 A लिख दिए और वो कहते हैं बस ठीक है जी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ये थी कि उसमें एग्जैक्टली डबल ए आना चाहिए। B का तो बताया ही नहीं गया। अगर B का नहीं बताया गया तो इट मीन्स कि हमें उस लैंग्वेज के सारे अल्फ़ाबेट्स को कंसीडर करना है। अगर किसी एक अल्फ़ाबेट के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया गया तो इट मीन दूसरा अल्फ़ाबेट ओपन है, दूसरे अल्फ़ाबेट के पैटर्न पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कहाँ अक्कर होगा वर्ड्स में, उसकी लेंथ के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर हमें सारी ऑप्शन देखनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन यही बनती है कि डबल ए के स्टार्ट में भी बी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कितने टाइम आ सकता है वो अनडिफाइंड है यानी कोई लिमिट अनलिमिटेड है, हम उसको अनडिफाइंड नहीं कहेंगे, अनलिमिटेड है, तो इट मीन फिर वो बी स्टैरिक के साथ हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह डबल ए के एंड पे भी बी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे भी ओपन है हमारे लिए कि बी नहीं भी आ सकता तो एप्सिलॉन है, और अगर एक भी आ सकता है या 100 भी आ सकते हैं तो फिर बी स्टैरिक से हम उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह हमारी ये लैंग्वेज अब जो है वो जनरलाइज हो गई है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज पे। ये ऐसी लैंग्वेज ऑफ इवन लेंथ। अब इवन लेंथ का मतलब ये है कि इसमें अब दो चीजें हैं, पैटर्न और लेंथ। पैटर्न के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, यानी एज और बीज ही है लैंग्वेज के अल्फाबेट, तो एज और बीज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किस ऑर्डर में आएंगे। ऑर्डर के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि इस लैंग्वेज के जो वर्ड्स होंगे उनकी लेंथ ईवन होगी। अब वो ईवन होगी, ईवन में तो डबल ए आएगा तो वो भी ईवन है, डबल बी आता है तो वो भी ईवन है, यानी ये हमारा जो है वो बेस केस सिनेरियो बनता है। इसी तरह ए भी है तो वो भी ईवन है, और बी ए है तो वो भी ईवन है। तो अगर हमने लेंथ 2 वाली लैंग्वेज पहले डिफाइन कर लें, क्योंकि ईवन में यहाँ पे हम जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें एप्सिलॉन जीरो लेंथ भी जो है वो ईवन में आती है, तो हम स्टैरिक के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो पहले बेस केस बनता है वो एक अल्फाबेट नहीं बनता बल्कि मल्टीपल वर्ड्स बनते हैं। डबल ए भी हो सकता है, डबल बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। तो अगर हम ए प्लस बी को कंकैटिनेट कर दें ए प्लस बी से, अगर हम इसकी लेंथ 1 कंसीडर, अभी हम इसको सिंपल ये कंसीडर कर रहे हैं, हम ये स्टैरिक वाले को अभी कंसीडर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ से ए लें, क्योंकि ये दोनों में से एट अ टाइम एक सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी ए अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें डबल ए मिलेगा। अगर हम इधर से बी लें और इधर से भी बी ले लें तो हमें डबल बी मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से ए ले लेते हैं, यहाँ से बी ले लेते हैं तो ए भी मिलेगा। अगर हम यहाँ से बी ले लें और यहाँ से ए ले लें तो हमें बी ए मिलेगा। इसमें लेंथ 2 वाले सारे वर्ड इसमें अब मैनेज हो रहे हैं। अब उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है कि हमने अगर लेंथ 2 ले लिया है तो फर्दर भी हमने जब उसमें ऐड करना है, उसके साथ फर्दर जब कंकैटिनेट करना है तो वो लेंथ 2 ही ऐड होनी चाहिए। एक बार ऐड करेंगे तो लेंथ 4 हो जाएगी, 2 टाइम लेंथ 2 ऐड करेंगे तो वो 6 हो जाएगी, फिर ऐड करेंगे तो वो 8 हो जाएगी, फिर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगी, फिर 12। तो इट मीन हमने बेस केस ये डिफाइन कर लिया कि ए प्लस बी, और फिर उसके साथ फिर हम ब्रैकेट्स में कंकैटिनेट करें ए प्लस बी, तो ये हमें लेंथ 2 वाले सारे वर्ड्स दे देगा। अब हमें चाहिए था ईवन, तो ईवन का मतलब ये है कि हम इसी ए प्लस बी को इकट्ठा रिपीट करें। इकट्ठा रिपीट करने का मतलब जैसे हम होल लूप लगाते हैं, कि अब आपने जो लूप लगाई है इसके ऊपर जो स्टैरिक लिया वो बेसिकली सारे का लिया है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसको रिपीट करेंगे तो ये इकट्ठा रिपीट होगा। आप ए या एक बी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर एक ए या एक बी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो आपको 2 अल्फाबेट्स मिलेंगे, ये कंकैटिनेट हो जाएंगे। अगर इसकी पावर आपने 3 ली हुई है तो आपको इससे ये सारा ब्लॉक 3 टाइम रिपीट करना पड़ेगा। एक बार आप ए प्लस बी में से एक लेंगे, ए या बी लेंगे, फिर सेकंड ए प्लस बी में से एक ए या एक बी लेंगे तो आपको लेंथ 2 मिलेगी। क्योंकि पावर 3 है तो आप सेकंड आइटरेशन में चले जाएंगे, फिर आपने एक ए या एक बी लेंगे और दूसरे ए या बी में से फिर एक या एक बी लेंगे, तो एक ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आपको 2 लेंथ यहाँ पे मिलेगी। फिर पावर 3 है तो आप थर्ड आइटरेशन में चले जाए, रेपिटेशन में या आप आइटरेशन में चले जाएं तो आपने फिर एक ए या एक बी दोनों ऑप्शन दोनों साइड से सिलेक्ट करने हैं। तो इस तरह आपको टोटल जो है वो 6 लेंथ रिटर्न करेगा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज पे। तो नेक्स्ट लैंग्वेज जो है वो ऑड लैंग्वेज है और अल्फाबेट्स हमारे पास यही हैं। तो इवन लैंग्वेज तो हम क्योंकि डिफाइन पहले कर चुके हैं, तो ये आप देखें तो ये इवन बेसिकली ऑड की अगर हम बेस केस देखें तो ऑड का बेस केस ये है कि एक ए होगा या एक बी होगा, तो ये ऑड लैंग्वेज का बेस केस बनता है और उसको हम सिर्फ इतने से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ए प्लस बी लिख दें तो ये ऑड, ये एक लेंथ 1 वाले वर्ड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ए प्लस बी लिखने से हमें एक ए या एक बी मिलेगा, तो लेंथ 1 वाला सिनेरियो जो बेस केस है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके साथ लेंथ 2 को कंकैटिनेट करेंगे। यानी अगर आप लेंथ 1 के साथ 2 ऐड करेंगे तो वो 1 + 2 3 हो जाएगा,
अगर आप उसके साथ 4 कंकैटिनेट कर देंगे तो 4 + 1 5 लेंथ आ जाएगी। अगर आप उसके साथ 3 टाइम इसे कंकैटिनेट करेंगे तो आपको लेंथ 6 मिलेगी और 6 + 1 जो है वो 7 हो जाएगी लेंथ। और अगर हम इसके साथ कुछ नहीं भी कंकैटिनेट करना चाहते तो वो फिर जो है वो स्टैरिक उसको भी हैंडल करेगा। स्टैरिक क्योंकि a + b कंकैटिनेटेड बाय a + b सारे के ऊपर है, ये इस सारे का लूप है। तो अगर आप यहाँ से एक a या एक b ले लेते हैं, दोनों में से कोई एक लेंगे तो उसके साथ फिर कंकैटिनेट, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ एक a या एक b मिलेगा। लेकिन अगर हम जो है वो एक a या एक b यहाँ से लेने के बाद हम कहते हैं कि नहीं अब हमें जो है वो ऑड वाले और लेंथ के चाहिए तो वो 3 लेंथ हो सकती है, तो फिर आप उसकी पावर 1 कंसीडर कर लेंगे। 1 कंसीडर करेंगे तो एक ये a या एक b यहाँ से लेंगे, एक a या एक b आप यहाँ से ले लेंगे और इससे जो है वो एक लेंथ पहले मिली होगी, 2 लेंथ यहाँ पे मिलेगी तो 3 हो जाएगी। अगर आप इसकी पावर 2 कंसीडर कर लेंगे तो ये आपको यहाँ से 4 लेंथ का वर्ड देगा और उसके साथ आप एक a या एक b कंकैटिनेट करेंगे तो लेंथ 5 हो जाएगी। और इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम जो है वो लेंथ 2 पहले फिक्स कर लें। अगर इसको देखेंगे तो एक a या एक b आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक a या एक b हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो आपने जो है वो पहले लेंथ 2 ले ली और उसके साथ बाद में हम एक a या एक b ऐड कर दें तो दोनों सिनेरियो में सेम है। ये तो बेसिकली हमने इसी को रिवर्स कर दिया, ये वाला a और b जो था हमने उसको इधर ले आए, इस सारे को उठा के यहाँ पे लिख दिया और ये जो a और b वाला 2 वाला जो हमें लेंथ जहाँ से मिल रही थी उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इट मे बी नोटेड दैट अ लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन व्हाइल गिवन अ रेगुलर एक्सप्रेशन देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक लैंग्वेज जनरेटेड बाय दैट रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम एक लैंग्वेज को एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन से जो है वो सेम जनरेट होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक लैंग्वेज को मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन उस लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो वर्ड सेम ही जनरेट होंगे जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन आप उसके लिए डिफाइन करेंगे। फर्दर हम इसके अगर एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि ऐसी लैंग्वेज ए और बी के ऊपर जिसमें एटलीस्ट 1 ए है। एटलीस्ट का मतलब यह है कि मिनिमम एक ए। अब ए के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे अल्फाबेट ए के ऊपर लग गई कि कम अज कम एक ए लाजमी आएगा। एक ए से ज़्यादा जितने मर्जी एज आ जाएं उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और बी के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 20 जितने मर्जी आए, 20 के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली है ही। तो अगर हम इसको बेस केस देखेंगे तो बेस केस हमें इसमें सिर्फ एक ए चाहिए होगा, ये हमारा बेस केस है कि एक ए लाजमी आएगा। अब उसके बाद इस ए से पहले मल्टीपल एज आ सकते हैं, इसके बाद मल्टीपल एज मल्टीपल बीज आ सकते हैं, यानी इससे पहले भी ए के ऊपर बी के ऊपर कोई सेक्शन नहीं है, जितने मर्जी आ जाए, इसके बाद भी एज और बीज के ऊपर कोई सेक्शन नहीं है, जितने मर्जी आ जाए। तो फिर हमने ए प्लस बी का स्टैरिक यहाँ पे ले लिया, इसके एंड पे भी ए प्लस बी का स्टैरिक ले लिया, तो ये हमें एटलीस्ट एक ए लाजमी देगा। एक से ज़्यादा एज होंगे तो आप ये पहले वाले ए प्लस बी के स्टैरिक में से भी गेट कर सकते हैं, आप बाद वाले ए और ए प्लस बी के स्टैरिक में से भी गेट कर सकते हैं, और यहाँ से ए प्लस बी के स्टैरिक्स में से हमें बीज भी हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। एक और चीज़ का ख्याल हम यहाँ पे रखते हैं कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने ये ए प्लस बी का स्टैरिक लिया है और ये भी ए प्लस बी का स्टैरिक है तो इनकी पावर सेम नहीं हो सकती, ये डिफरेंट हो सकती है, ये इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रही। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज पे, अ लैंग्वेज हैविंग एटलीस्ट 1 ए एंड 1 बी। अब हमें एक ऐसी लैंग्वेज डिफाइन करनी है कि जिसमें जो है वो एटलीस्ट 1 ए एंड 1 बी। ओके, एक ऐसी लैंग्वेज हमें चाहिए जिसमें कम अज कम एक ए या एक बी लाजमी हो। और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो मिनिमम लेंथ है बेसिकली 2 चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 1 ए एटलीस्ट 1 बी। अब उनका ऑर्डर डिफाइन नहीं है कि ए वो जो एटलीस्ट वाला है वो पहले आएगा या बाद में आएगा। इट मीन हमें जो मिनिमम लेंथ चाहिए वो 2 चाहिए, जिसमें ए बी, अब ए बी को क्योंकि बेस केस है, लेंथ के ऊपर सेक्शन है, तो जब हम बेस केस डिफाइन करेंगे तो हमें जो बेस केस है वो ए बी भी हो सकता है
और वो बी ए भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो ये दो बेस केस बनते हैं, एक ए बी वाला और एक बी ए वाला। तो इसके लिए अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे वो ए बी वाले केस को कंसीडर किया गया कि एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, और उसके बाद ये वाला जो है वो केस सेकंड है जहाँ पे बी को पहले लिया गया और ए को बाद में ले लिया। अब यहाँ से अगर हम फर्दर इसको जब हमने एक्सटेंड करना है तो अब एक ए और एक बी कम से कम आएगा। इससे पहले ओपन है, एज भी आ सकते हैं, बीज भी आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ए प्लस बी का स्टेरिक लगा दें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ए और बी के दरमियान में क्या आएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी का स्टेरिक लगा दें। बी के बाद में क्या आएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ए प्लस बी का स्टेरिक लगा दें। इसी तरह दूसरा केस कंसीडर करें तो बी से पहले कितने एज आ सकते हैं, कितने बीज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए प्लस बी का स्टेरिक। बी और ए के दरमियान कितने एज कितने बीज आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए प्लस बी का स्टेरिक। और एक बी ए के बाद कितने एज कितने बीज आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी का स्टेरिक। तो इसी तरह हमने इसके दो रेगुलर एक्सप्रेशन ये अलग अलग लिख सकते हैं। एक रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगा और उसके दरमियान प्लस या फिर जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगा। बेसिकली दो रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करने का पर्पज ये है कि अगर हम इसमें लेंथ 2 का क्योंकि मिनिमम वर्ड है वो लें तो वो दो ये डिफरेंट हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है और वो बी ए भी हो सकता है। तो फिर हमें ये दोनों ऑप्शंस को कंसीडर करते हुए दो रेगुलर एक्सप्रेशन अलग अलग डिफाइन करेंगे। एक ए बी वाले केस को कंसीडर करेगा, दूसरे बी ए वाले को, और फिर उसको जब जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज करने के बाद हम दोनों में ऑप्शन दे देंगे। तो अब ये ऑप्शन जो है वो दोनों केसेस को कैटर कर रही होगी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट लैंग्वेज के ऊपर। डिफाइंड ओवर ए बी ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद डबल ए एंड एंडिंग इन डबल बी। अब यहाँ पे जो है वो अगर हम देखें तो पैटर्न के ऊपर सेक्शन लगा दी गई है। पैटर्न के ऊपर सेक्शन ये लगाई है कि लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो डबल ए से स्टार्ट होंगे, डबल बी से एंड होंगे। तो इट मीन हमें डबल ए डिफाइन कर लेना है और हमें बेस केस में डबल बी डिफाइन कर लेना है। अब स्टार्टिंग विद डबल ए तो इट मीन इस डबल ए से पहले कुछ नहीं आ सकता। एंडिंग विद डबल बी इट मीन इस डबल बी के बाद कुछ नहीं आ सकता। लेकिन डबल ए और डबल बी के इन बिटवीन, क्योंकि तीन ऑप्शन ही बनती हैं, स्टार्ट में, एंड पे और इन बिटवीन। तो इन बिटवीन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो डबल ए और डबल बी के दरमियान में कितने एज आएंगे, कितने बीज आएंगे, किस ऑर्डर में आएंगे, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सिंपली हम ए प्लस बी का स्टेरिक लेंगे तो हमारे जो प्रॉब्लम है ये जनरलाइज हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करें तो हम एक ऐसी लैंग्वेज को डिफाइन करने जा रहे हैं जो कि स्टार्ट विद ए एंड एंड इन बी, आर स्टार्ट विद बी एंड एंडिंग इन ए। यानी हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कि अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो वो बी पे एंड हो रही हो, और अगर बी से स्टार्ट हो रही है तो वो ए पे एंड हो रही हो। अब यहाँ पे हमें चाहिए होंगे दो बेस केस। एक बेस केस में अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लें तो दो बेस केस चाहिए। एक में पहले बी आ रहा होगा जो कि बी, एक केस ऐसा होगा जो कि ए बी होगा, यानी ए स्टार्ट में बी एंड पे। अब ए से पहले अगर ए स्टार्ट में आया तो ए से पहले कुछ नहीं आ सकता, बी एंड पे आ रहा है तो बी के बाद कुछ नहीं आ सकता, और बी और ए और बी के इन बिटवीन कुछ भी आ सकता है, तो वहां पे हम ए प्लस बी स्टेरिक ले लेंगे। दूसरा केस ये है कि बी से अगर स्टार्ट हो रहा हो तो फिर ए पे एंड हो रहा हो, तो हम फिर इसको जो है वो ये वाला केस लेंगे जिसमें पहले बी आ रहा होगा फिर ए लेंगे, और अगर पहले बी आ रहा है तो बी से पहले कुछ नहीं आ सकता, अगर एंड पे ए आ रहा है तो ए के बाद कुछ नहीं आ सकता। तो फिर इन बिटवीन पे के ऊपर यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम ए प्लस बी का स्टेरिक लगा देंगे, तो ये हमारी लैंग्वेज जो है वो जनरलाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे इन दोनों केसेस को हमने अलग अलग जो है वो कैटर किया। अलग अलग कैटर करने के बाद उन दोनों के दरमियान में जो प्लस लगा दिया। अब लैंग्वेज ए से स्टार्ट होगी तो बी पे एंड हो रही होगी, अगर बी से स्टार्ट होगी तो ए पे एंड हो रही होगी,
क्योंकि ये प्लस या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो या का मतलब ये है कि या तो लैंग्वेज के वर्ड जो हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे या बी से स्टार्ट हो रहे होंगे, और अगर ए से स्टार्ट हो रहे होंगे तो बी पे एंड हो रहे होंगे, और अगर बी से स्टार्ट हो रहे होंगे तो वो ए पे एंड हो रहे होंगे। तो दोनों में से हम किसी एक को एट अ टाइम कंसीडर कर सकते हैं। अब इस लैंग्वेज को हम ये भी कहते हैं कि अ लैंग्वेज दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डिफरेंट लेटर्स। स्टार्ट एंड विद डिफरेंट लेटर का मतलब यही है कि अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो बी पे एंड हो रही होगी, अगर बी से स्टार्ट हो रही है तो ए पे एंड हो रही होगी। अब अगर हम जो है वो नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें तो हम कहते हैं वर्ड्स बिगनिंग विद ए, यानी हमें ऐसी लैंग्वेज अब डिफाइन करनी है जिसके वर्ड्स ए से स्टार्ट हो रहे हो। तो हाँ, इसका बेस केस क्या बनेगा? सिंपल एक ए, हम एक ए लेंगे, उस ए को लिख देंगे, ये हमारा बेस केस है। अब ए से पहले कुछ नहीं आ सकता, यहाँ पे हम कुछ नहीं ऐड कर सकते। ए के बाद क्या आएगा? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज आएंगे, बीज आएंगे, कितने टाइम आएंगे तो हम इसके साथ ऐड कर देंगे ए प्लस बी का स्टैरिक। तो इस तरह से ये लैंग्वेज भी हमारी जनरलाइज हो जाएगी। फिर जब हम नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ मूव करते हैं तो हम कहते हैं वर्ड्स बिगनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर। अब बिगनिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर का मतलब ये है कि अगर लैंग्वेज का पहला अल्फाबेट ए है, वर्ड्स का तो आखिरी भी ए होगा, और अगर पहला जो है वो बी है तो आखिरी भी बी होगा। इसको इन अदर वर्ड्स हम ये भी कहते हैं बिगनिंग एंड स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम लेटर। सेम लेटर का मतलब ये है कि अगर स्टार्ट ए से हुआ तो एंड भी ए पे होगा, अगर स्टार्ट बी से हुआ है तो एंड भी बी पे होगा, और इस तरह से हम जो है वो अब हमारे बेस केस क्या बनता है? स्टार्ट वाला ए और एंड वाला ए। तो हम इसे अब डिफाइन करेंगे, ये हमारा बेस केस होगा। एक ए हम यहाँ पे लिख लेंगे, थोड़ी सी स्पेस दे के हम दूसरा ए लिख लेंगे। इट मीन अब इस ए से पहले कुछ नहीं आ सकता और दूसरे ए के बाद कुछ नहीं आ सकता, उनके दरमियान पे जो है वो कोई सेक्शन नहीं है, तो वहां पे हम ए प्लस बी का स्टैरिक ले लेते हैं। इसी तरह अगर हमारी लैंग्वेज का वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है तो हम दो बी लेंगे, उनके दरमियान में स्पेस छोड़ देंगे। पहले बी से पहले कुछ नहीं आ सकता और एंड वाला जो बी है उसके बाद कुछ नहीं आ सकता, तो वहां पे हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन दोनों बीज के इन बिटवीन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वहां पे ए भी आ सकते हैं, बीज भी आ सकते हैं, किसी भी लेंथ में, किसी भी ऑर्डर में, तो ए प्लस बी का स्टैरिक ले लेंगे। अब नेक्स्ट हम जो है वो एक लैंग्वेज डिफाइन करने जा रहे हैं वर्ड्स एंडिंग इन बी, कि अब ऐसी लैंग्वेज हमें चाहिए जो कि बी पे एंड हो रही है। तो उसका बेस केस होगा बी, जो कि यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया। अब इस बी के बाद कुछ नहीं आ सकता, ना ये ना ही बी, कुछ भी नहीं आएगा। तो इससे पहले के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इससे पहले एज भी आ सकते हैं, बीज भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, और अगर आते हैं तो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं तो ए प्लस बी का स्टैरिक ले लें। स्टैरिक ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ भी ना आए तो अकेला बी आएगा, अदरवाइज जो है वो उससे पहले ए और बी किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज कंसीडर करते हैं जिसमें वर्ड्स नॉट एंडिंग इन ए। अब हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसके वर्ड्स का आखिरी अल्फाबेट जो है वो ए नहीं होगा। अगर ए नहीं होगा तो डेफिनेटली पहला जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि वो बी पे एंड हो रहा होगा, लेकिन सिर्फ बी कंसीडर नहीं करना होगा, वो एप्सिलॉन भी हो सकता है। क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब भी, अगर एप्सिलॉन भी होगा तो इसका मतलब यही है कि वो ए पे एंड नहीं हो रहा, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो भी ए पे एंड नहीं हो रहा होगा। तो पहले तो हमें सिंपल दो केसेस बनेंगे, हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को अलग से कंसीडर करना है जो कि एप्सिलॉन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा केस ये है कि हम एक बी ले लेंगे और उससे पहले जो है वो ए प्लस बी का स्टैरिक लगा देंगे। अब स्टार्ट में एज आए, बीज आए, ना भी आए, अकेला बी भी आएगा तो ये ए पे एंड नहीं हो रहा होगा, बी पे एंड हो रहा होगा, और अगर कुछ एज बीज आएंगे तो एंड पे जो है वो लाजमी है कि बी आएगा। अब ये वाला अगर हम स्टैरिक देखें तो ये बेसिकली जो है वो इन दोनों के दरमियान नहीं है, ये प्लस वाला साइन यानी बी प्लस ए नहीं है, बल्कि इस होल के साथ है। या तो ये सारा कंसीडर होगा या फिर ये एप्सिलॉन कंसीडर होगा। तो इसी लैंग्वेज को जो है वो हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बी पे एंड हो जाए, लेकिन बी पे एंड नहीं भी होता तो एप्सिलॉन है, तो फिर इस सारे का एप्सिलॉन ले लेंगे। सारे का एप्सिलॉन ले लेंगे तो यहाँ से सिर्फ एप्सिलॉन मिलेगा, लेकिन अगर इसकी कुछ पावर लेंगे तो इट मीन एंड पे बी आएगा, और उससे पहले एज मल्टीपल टाइम अक्कर हो सकते हैं।
अब हम आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के डेफिनेशंस के लैंग्वेजेस जो हम इसके थ्रू डिफाइन करते हैं। तो हम उसमें x का हिस्टेरिक भी ले सकते हैं, उसका प्लस भी ले सकते हैं, या a प्लस b का हिस्टेरिक भी ले सकते हैं, जो कि आर्बिट्रेरली रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब अगर हम जो है वो ऐसी लैंग्वेज को डिफाइन करें जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एग्जैक्टली 1a है, तो इट मीन्स कि वो सिर्फ ए के होगा। अब यहाँ पे जो है वो बी के ऊपर ख्याल रखना है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बीज इन डबल एज से पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। इसी तरह हमने इवन लेंथ वाली लैंग्वेज को डिफाइन किया, तो वहाँ पे भी जो है वो एज और बीज के ऑर्डर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो भी वर्ड होगा उसकी टोटल लेंथ जो है वो इवन होगी। ऑड लेंथ में भी ऑर्डर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ जो है वो यानी उनके पैटर्न पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो भी वर्ड बनेगा उसकी टोटल लेंथ जो है वो ऑड होनी चाहिए। और उसके बाद जो लैंग्वेज आती है वो एटलीस्ट 1a है। एटलीस्ट 1a का मतलब ये मिनिमम एक ए होना चाहिए। ए एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और बी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बी नहीं भी हो सकते, और आर्बिट्रेरली किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। अब वो एक ए या उससे पहले भी मल्टीपल बीज आ सकते हैं, उसके बाद भी, और उससे पहले भी और भी मल्टीपल एज, और बाद में भी मल्टीपल एज और बीज का कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। फिर हमने उसमें देखा एटलीस्ट 1a एंड 1b, तो इसका मतलब यह है कि एक ए और एक बी तो लाजमी आएगा, यानी उसमें जो बेसिक वर्ड बनते हैं वो एक ए और एक बी भी हो सकता है। इनसे पहले भी, ए से पहले भी मल्टीपल एज और बीज हो सकते हैं, बी के बाद भी मल्टीपल एज और बीज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और ए और बी के दरमियान में भी जो है वो एज और बीज मल्टीपल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये भी ऑप्शंस हैं। इसी तरह जो है वो स्टार्टिंग में डबल ए और एंडिंग इन डबल बी, तो इसका मतलब ये है कि ए और स्टार्ट में 2 ए आएंगे, एंड में 2 बी होंगे, और उनके दरमियान जो है वो कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो हो सकता है वो ए और बी का कोई भी कम्बिनेशन आ सकता है। उसके बाद हमने देखा स्टार्टिंग एंड विद एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर्स, कि अगर ए से स्टार्ट हो रही है लैंग्वेज तो बी पे एंड हो रही है, अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो बी पे एंड होगी, तो इन बिटवीन के ऊपर कोई सेक्शन नहीं है, नहीं भी आ सकते, नहीं आएंगे तो ए और बी एक वर्ड बनेगा। जब बी ए बनेगा तो इट मीन यहाँ भी स्टार्टिंग में और एंडिंग में डिफरेंट लेटर्स हैं, लेकिन अगर ए और बी के दरमियान में कुछ आता है तो वो ए प्लस बी स्टेरिक के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद आते हैं डिफरेंट टास्क के हमने डिटरमिन करना है एक लैंग्वेज का आरी जो कि बिगनिंग विद ए, ऐसी लैंग्वेज जो कि ए के साथ स्टार्ट हो रही है, तो हम ए पहले लिख देंगे और उसके बाद में क्या आएगा, कोई सेक्शन नहीं है, तो ए प्लस बी का स्टेरिक, यानी आर्बिट्रेरली हम उसको कहते हैं, तो आर्बिट्रेरी है, उसमें नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बीज का कोई भी कम्बिनेशन आ सकता है, नहीं भी आ सकता तो अकेला ए होगा। अकेले ए का भी मतलब ये है कि वो लैंग्वेज ए से ही स्टार्ट हो रही है, एंड के ऊपर तो कोई सेक्शन है ही। उसमें नेक्स्ट लैंग्वेज को देखें तो ये वर्ड्स बिगनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर है, कि अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो ए पी एंड हो रही होगी, बी से स्टार्ट हो रही है तो बी पी एंड हो रही होगी, और इसके रेगुलर एक्सप्रेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टास्क है वर्ड्स एंडिंग इन बी, कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बी के साथ ऊपर एंड हो रही है, तो इसमें बी से पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आती है जिसको हम कहते हैं ईमन लैंग्वेज। ईमन का मतलब ये है कि इस लैंग्वेज के जो वर्ड्स होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एज भी ईमन होंगे, नंबर ऑफ बीज भी ईमन होंगे, और टोटल लेंथ जो है वर्ड की फिर वो भी ईमन ही होगी, तो इसलिए हम इसको ईमन कह रहे हैं। पहला ईमन नंबर ऑफ एज के ईमन के ऊपर है, दूसरा नंबर ऑफ बीज के ईमन के ऊपर है, कि इसमें जब भी एज और बीज आएंगे तो वो उनकी जो टोटल लेंथ है वो ईमन होगी। अब ईमन की जो सबसे बेस केस हमारे पास बनते हैं वो 2 बनते हैं, हम इसको 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हम ये लिख सकते हैं डबल ए आ जाए, डबल बी आ जाए। दूसरा केस ये भी हो सकता है, हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी प्लस बी ए और फिर ए बी प्लस बी ए। अगर हम इसको कंसीडर करें तो देखें एक ए या एक बी हमें यहां से मिलेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई एक मिलेगा, एक ए या एक बी, और फिर यहां से भी एक ए या एक बी, तो हम ए बी प्लस बी ए लें, ए बी प्लस बी ए लें, तो ये हमें जो है वो
उसकी मिनिमम जो है वो एक लेंथ देगा। तो हमने बेसिकली यहाँ पे इसको हमने एक्चुअली जो है वो मैनेज कैसे करना है। अगर तो हम ये वाली ऑप्शन ले लेते हैं डबल ए डबल बी, तो इट मीन्स के यहाँ पे तो अगर सिर्फ 2 ए होते हैं तो इट मीन ए इवन है, बीज जो है वो 0 है तो इट मीन वो भी इवन है, या सिर्फ बीज ले लें तो वो भी इवन है। फिर हमने ये किया कि हमने यहाँ से लिया डबल ए प्लस डबल बी, उसका होल स्टेरिक के डबल ए डबल बीज मल्टीपल टाइम आते जाएं तो कोई इशू नहीं है। जितने टाइम भी आप सेलेक्ट करेंगे आपको 2 मिलेंगे तो वो इवन ही रहेंगे। दूसरा केस ये आता है आर्बिट्रेरली वाला। आर्बिट्रेरली में अब एज और बीज का कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी ऑर्डर में मल्टीपल एज और बीज आ सकते हैं किसी भी सीक्वेंस में। तो उसके लिए फिर जो है वो अब भी हम वो इवन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें ये लिखना पड़ेगा ए बी प्लस बी ए, और फिर उसके साथ कंकैटिनेट होगा ए बी प्लस बी ए एटलीस्ट 1 टाइम। तो जब हम उसके साथ ए बी प्लस बी ए कंकैटिनेट करेंगे तो बेसिकली आपके पास पहले जो भी लेंथ होगी वो उसे इवन में कन्वर्ट कर देगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर अबाउट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हम इन 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस को आप समझना चाहें कि R1 और R2 में डिफरेंस क्या है, तो ये दोनों सेम नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें R1 में तो ये A के ऊपर स्टेरिक है प्लस B के ऊपर स्टेरिक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि इस लैंग्वेज में ऐसी लैंग्वेज को ये डिफाइन कर रहा है जो ऐसी लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे जिसमें या तो सिर्फ A होंगे या सिर्फ B होंगे, क्योंकि अगर हम A स्टेरिक को सिलेक्ट करते हैं तो फिर B स्टेरिक का ऑप्शन हम यहाँ से अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर हम बी स्टैरिक वाली ऑप्शन पे जाते हैं तो फिर ए वाली ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों में से एट अ टाइम किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जबकि हम ए प्लस बी होल स्टैरिक पे आते हैं तो ये बेसिकली इकट्ठा रिपीट होना है। जब भी होना है तो हमारे पास हर बार 2 ऑप्शन होंगी, ए लेना है या बी। नेक्स्ट टाइम फिर हमने सेलेक्ट करना है कि ए है या बी, नेक्स्ट टाइम फिर हमने सेलेक्ट करना है ए या बी। तो ये हमें जो है वो दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो डिज़ाइन करके देगा। तो हम इससे तो आर्बिट्रेरी लैंग्वेज जनरेट होगी, लेकिन इससे जो है वो आपको या तो सिर्फ ए मिलेंगे या सिर्फ बी मिलेंगे। अब इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस पे आते हैं। 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे जनरेट द सेम लैंग्वेज। अब अगर 2 रेगुलर एक्सप्रेशन सेम लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि वो दोनों इक्वल हैं, सेम है, यानी वो एक ही लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं। जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन R1 को कंसिडर करें तो ये प्लस बी स्टेरिक है, लेकिन इसके एंड पे डबल ए या डबल बी है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ऐसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि डबल लेटर पे एंड हो रही है। अब इसी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि शुरू में ए और बी जितने मर्जी आ जाएं और उसके एंड पे डबल ए आ रहा हो, या फिर जो है वो शुरू में जितने मर्जी ए या बी आ रहे हो और उसके एंड पे जो है वो डबल बी आ रहा हो। तो ये बेसिकली वही है। हमने इसको एक बार जो है वो इसको इसके साथ कंकैटिनेट किया, फिर प्लस ले लिया और फिर यही इसके साथ फिर हमने डबल बी को कंकैटिनेट कर दिया। तो ये दोनों बेसिकली सेम ही लैंग्वेज को, दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन सेम लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं। हम इनको कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है। इसी तरह जो है वो हम वही 4 ऑपरेशन जो कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में पढ़े थे कि R1 हमारे पास जो है वो डबल ए प्लस डबल बी है और R2 जो है वो ए प्लस बी है। तो हम R1 और R2 को कंकैटिनेट करेंगे तो पहले R1 आ जाएगा और उन दोनों का यूनियन लेंगे या उनका प्लस लेंगे तो डबल ए प्लस डबल बी, और फिर उस ये R1 है बेसिकली, और उसके साथ प्लस लगा के प्लस का साइन यूज करके या और यूज करके हम ए प्लस बी लिख देंगे। इससे अगर हमने कंकैटिनेट करना है तो पहले R1 आएगा, उसके साथ कंकैटिनेट होगा R2, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इनको डबल ए के साथ एक बार इसके साथ ए लगा दें, फिर हम जो डबल ए के साथ बी लगा दें। इसी तरह डबल बी के साथ एक बार ए ले लें और डबल बी के साथ एक बार बी ले लें। तो ये फर्दर 4 ऑप्शन भी यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह R3 है जिसमें हम जो है वो थर्ड ऑप्शन है, हम एक R1 का जो है वो क्लीन स्टार ले रहे हैं। तो हम सारे वही रेगुलर एक्सप्रेशन है और उस सारे का क्लीन स्टार ले सकते हैं। अब फिर हम जो है अब हम आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशंस और रेगुलर लैंग्वेजेस की डेफिनेशंस की तरफ। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रेगुलर लैंग्वेज
It is to be noted that if R1, R2 are regular expressions corresponding to the language L1 and L2, then the language generated by R1 plus R2 concatenated R1 with R2 and R1 का clean star are also regular languages. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, इट इज टू बी नोटेड दैट इफ L1 and L2 are expressed by R1 and R2 respectively, then the language expressed by R1 plus R2 is the language L1 union L2, या हम उसको लिख सकते हैं L1 union L2. इसी तरह जो R1 concatenated by R2, तो हम इस तरह लैंग्वेज को लिख सकते हैं लैंग्वेज 1 concatenated by with लैंग्वेज 2. और इसी तरह जो है अगर हम R1 का स्टैरिक लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि L1 स्टैरिक के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और L1 स्टैरिक ये है कि उसमें ऑल स्ट्रिंग आ जाएंगे इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग. अब इसी के अगर हम एग्जांपल्स लें तो हमारे पास जो है R1 ये है और R2 है, हम इन दोनों को दोनों का यूनियन ले सकते हैं, इनका कंकैटिनेट. ये वही केसेस हैं जो कि हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब जितनी भी हमारे पास जो है वो फिनाइट लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी की सारी रेगुलर होती हैं. उसके एग्जांपल देखें तो कंसीडर द लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 स्टार्टिंग विद ए देन एल इज इक्वल टू डबल ए बी मे बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन डबल ए प्लस ए बी, हेंस एल बाय डिफाइंड इज अ रेगुलर लैंग्वेज. तो एल जो है वो एक रेगुलर लैंग्वेज है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें नोट करने वाली है, इट मे बी नोटेड दैट इफ अ लैंग्वेज कंटेन्स इवन 1000 वर्ड इस आर ई मे बी एक्सप्रेस प्लेसिंग प्लस बिटवीन ऑल दी वर्ड्स. यानी आप उस लैंग्वेज के सारे वर्ड्स ले लें और उनके दरमियान प्लस लगा दें हर वर्ड के दरमियान, तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही बनेगा. Here the special structure of RE is not important. It means के जो इनका रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है उससे जो भी वर्ड जनरेट हो रहे हों वो उसी लैंग्वेज के वर्ड्स हों. अगर हम उसके एग्जांपल लें तो ये हमारे पास जो है वो एक लैंग्वेज है जिसके वर्ड्स डबल 3 लेंथ वाले सारे वर्ड्स हैं, और इसको अगर हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करना चाहें तो हम इन्हीं सारे वर्ड्स के दरमियान प्लस के साइन लगाते जाएंगे तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा. या हम उसे जो है वो इस तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ 3 है तो आप a प्लस बी को कंकैटिनेट कर दें a प्लस बी और फिर उसके साथ a प्लस बी कंकैटिनेट करेंगे तो ये आपको 3 लेंथ के a और b के किसी भी कम्बिनेशन वाले वर्ड